नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वॉल्यूम 3 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 और 2 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, तो 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो है पाकिस्तान और टर्की को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। सुर्खियों में रहा हर्मिट। क्या है हर्मिट? क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल है, सैटेलाइट है, स्पाई बेयर है, वैक्सीन है। क्या है? एक स्पाई बेयर है। ये चर्चा में क्यों आया? तो इटली और कजाकिस्तान में जो आईफोन और एंड्रॉयड था तो उस पर हमला करता है कौन? हर्मिट स्पाई बेयर। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व का स्थान होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य होगा। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कीजिएगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये वर्धा नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी जो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस? तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है। ओशिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो किस देश में स्थापित किया जाना है? अभी चर्चा में रहा था। तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाना है। दक्षिण कोरिया में। किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू की है। तो किस वैश्विक संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो G7 के द्वारा शुरू किया गया है। G7 में कितने कंट्री हैं, कौन कौन कंट्री हैं? आप सभी लोग उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। EIU इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन है? तो वियना शहर है। किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। सेकेंड स्थान कोपेनहेगन को मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो डेनमार्क में स्थित है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज खा क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो मंगोलिया में आयोजित हुआ था। इसमें 16 देश की सेनाएं आपके भाग लेती है। किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह प्रस्ताव चीन के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा रखा गया है। SCO संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? RBI के द्वारा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसके RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो SBI एकमात्र संस्था है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो SBI है। PSLV C53 मिशन में
इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। हाल ही में भारत के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, तो ये प्रक्षेपण लास्ट स्टेज में जो है फेल हो जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 37वां है। इसे दोबारा देखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 37वां है। DC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो DC जनरेटर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो DC जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आपके काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है। दाब बैरोमीटर ठीक है। तापमान बैरोमीटर से मापा जाता है, तो ठीक है। एक तापमान जो है थर्मामीटर से मापा जाता है, ये भी ठीक है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, तो ये भी आपके ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यस्य कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके जो है बल के बारे में सत्य नहीं है? तो देख लीजिए बल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बल का SI मात्रक न्यूटन है, बिल्कुल ठीक है। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल हमेशा वेग के परिणाम को भी बदलेगा, ये भी गलत है, हमेशा नहीं बदलेगा। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? B और C आपके गलत हो जाएगा, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम पर निर्धारण किया जाता है। कंपन के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किया जाता है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। भारी बिजली हैवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। जब बिजली गिरता है तो आपको क्या करना चाहिए? खुले जगह में ज़मीन पर लेटना चाहिए, निकटतम जल निकाय में जाना चाहिए, घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए, एक ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए। तो घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? उसका पीछे क्या कारण है? यह लाल रंग को परावर्तित करता है इसीलिए। यह लाल रंग को परावर्तित करता है इसीलिए। नेक्स्ट है MKS प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? MKS प्रणाली में जो है कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। क्या है? जूल है। प्रतिरोध के 2 तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R.R2 बटे R+R2 होगा। ठीक है, इसे सोल्व भी कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे अधिक लंबे तरंगधर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो है सबसे अधिक लंबे तरंगधर होते हैं? तो किस में होता है? रेडियो तरंग में। रेडियो तरंग जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबा इसका तरंगधर होता है। सबसे छोटा किसका होता है? तो गामा किरणों का होता है। सबसे छोटा किसका होता है? तो गामा किरणों का होता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, क्योंकि यह धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है इसीलिए। ठीक है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है?
तो पोटेशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उर्वरक निर्माण में जो है पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। उर्वरक निर्माण में जो है पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम के नाभिक में होता है, तो जो हीलियम है उसके नाभिक में क्या होता है? तो दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए होता है। ठीक है। माणिक और नीलम। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं तो क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। दोबारा देखिएगा, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में जो है चांदी का प्रतिशत 0% होता है। इसमें जो है तांबा है, तांबा कितना होता है? तो तांबा 50% होता है। कॉपर जो है 50% होता है। जस्ता है ये 35% होता है। जस्ता 35% होता है। निकेल जो है 15% होता है। निकेल जो है 15% होता है जर्मन सिल्वर में। हीरे की बिक्री में जो है भार की इकाई कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, तो 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है। 0.2 ग्राम होता है। ठीक है। लेकिन आंसर क्या दिया है? मिलीग्राम में दिया है। आंसर क्या में दिया है? मिलीग्राम में। तो गुना कर दीजिए कितना से? 1000 मिलीग्राम से। इस तरीके से लिखिए 0.2 ग्राम गुना 1000 मिलीग्राम। तो पॉइंट हटा दीजिए, तो 100 नहीं, 2 है ना यहाँ पर, तो 200 मिलीग्राम हो जाएगा। 200 मिलीग्राम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो में इसके बारे में आपको बताए थे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। Na2CO3। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मास्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रासायनिक युद्ध में, ईंधन गैस के रूप में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में। तो आपको याद रखना है जो मस्टर्ड गैस है इसका इस्तेमाल रासायनिक युद्ध के रूप में किया जाता है। जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग जो है रासायनिक युद्ध में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है विस्फोटक नहीं? इसमें से देखिए कौन आपके एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपके एक विस्फोटक नहीं है। इसका इस्तेमाल जो ऑपरेशन में जो है मनुष्य को बेहोश करने के लिए किया जाता है। जबकि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉलीन विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट ये भी आपके विस्फोटक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आलू एक क्या है? तो भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद भी बोला जाता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये बनती है लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में बनता है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो जो ऑर्थोप्लास्टी है
कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य का जो पाचन है इसकी शुरुआत तो मुंह से हो जाती है, लेकिन क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में जो है अधिकतर पाचन संपन्न होता है। पाचन तो आपके बड़ी आंत तक होता है, लेकिन अधिकतर पाचन जो है छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? किसका जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो विटामिन बी12 और विटामिन के का संश्लेषण जो है, इसका संश्लेषण जो है आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। विटामिन बी12 और विटामिन के। तो एक से अधिक ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन एक जो है प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, और इसमें जस्ता उपस्थित होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो कौन प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो यकृत प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि जो लीवर है, यकृत है, उसमें सूजन और जलन पैदा होता है जब हेपेटाइटिस रोग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है इम्यूनोलॉजी के जनक है? इनमें से कौन जो है इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो एडवर्ड जेनर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। साथ ही आपको याद रखना कि जो चेचक है इसके टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का कभी सर बड़ा हो जाता है तो कभी मुंह के ऊपर कट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 48 का हो जाएगा ए, 49 का हो जाएगा सी, 50 का ए, 51 का सी, 52 का ए, 53 का बी, 54 का ए, 55 का डी, 56 का ए, उसके बाद है 57 का डी होगा 33। ठीक है, 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया। याद रखिएगा, 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दिल्ली में होता है। कब होता है? तो 2015 को होता है। कब होता है? 2015 को होता है। भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डी.एम. कालियानन। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। जब भारतीय संविधान सभा के ये आपके मेंबर बने थे तो उस समय इनका उम्र 28 वर्ष था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ
एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। दोबारा देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो अशोक लवासा हैं। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। बिहार राज्य के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? जो श्रेष्ठ योजना है इसका संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य है। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में आयोजित किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद शहर में किया है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो द चैलेंज बना है। कौन सी मूवी बना है? तो द चैलेंज मूवी बना है। इसमें रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स जो है आपके शामिल थे इस मूवी में। निम्नलिखित में से किसे जो है 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान जो है असगर बजाहत को दिया गया है। असगर बजाहत को जो है 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की फिल्म जिसका नाम क्या है? बाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की जो है फिल्म है बाटर बरियल, जिसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश का ये फिल्म था। 22वां फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि फीफा 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत देश के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। तो भारत को चुना गया है। वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को जो है यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना कब होता है? तो 1946 में इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने जो है एक शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन आपके सुमिलित है? तो देख लीजिए कौन सुमिलित है। एक साइड आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है और इससे जुड़े शहर है।
NH4, जो NH4 है दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, तो ये गलत है। जो NH4 है ये दिल्ली से, सॉरी, जो NH4 है आपकी, ये चेन्नई से दिल्ली नहीं, ये आपके जोड़ता है मुंबई से चेन्नई को, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। NH6, जो NH6 है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, तो ये भी गलत है। ये हजीरा, ये आपके हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है, हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है। NH8, जो NH8 है दिल्ली से मुंबई जोड़ता है, तो ये ठीक है। NH44 आगरा से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो ये भी आपकी गलत है। आगरा से नहीं, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो इसमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपके सुम्मिलित है, तो केवल सी आपके सुम्मिलित है, केवल सी आपके सुम्मिलित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित कर लीजिए। खनन क्षेत्र और खनिज, जो क्षेत्रीय राजस्थान में स्थित है, यहाँ से किसका खनन किया जाता है, तो तांबा किया जाता है। जादूगोड़ा से जो है ये झारखंड में स्थित है, यहाँ से यूरेनियम का खनन किया जाता है, यूरेनियम का खनन किया जाता है। तलचर से किसका खनन किया जाता है, तो कोयला किया जाता है। कुद्रेमुख जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होता है, तो लेह में होता है। कहाँ पर न्यूनतम वर्षा लेह में होता है, कितना होता है, 9 से 20 सेंटीमीटर का वर्षा होता है, 9 से 20 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। जो आपको याद रखना है कि जो लेह है शीत मरुस्थल के अंतर्गत में आता है, जो लेह है शीत मरुस्थल के अंतर्गत में आपके आता है। और लेह जो है कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। एक लद्दाख जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, लद्दाख एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पर पाया नहीं जाता है, तो देख लीजिए, मध्य चिली में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में आपके पाया जाता है। तो इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अराल सागर, इसके बारे में यूपीएससी 2018 में पूछा था, ठीक है। अराल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। जो आपके अराल सागर है इसमें 2 गो नदी जाके गिरती है, एक नदी है आमू नदी, एक है आमू दरिया नदी, आमू दरिया नदी, दूसरा नदी है सीर दरिया है। आपको याद रखना है अराल सागर के बारे में कि ये लगातार सूख रहा है, सूखने का एक कारण है कि जो सीर दरिया और आमू दरिया है इस पर बांध बना के पानी को मोड़ दिया गया है, इस कारण भी अराल सागर सूख रहा है, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी इसका कारण है। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है। दोबारा देखिए, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है, तो अल्फी सोल मृदा से आच्छादित है, अल्फी सोल मृदा से आपके आच्छादित है। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मकर रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, तो देखिए बोलेविया से होकर नहीं गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, पराग्वे से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये आपके है मकर रेखा, तो मकर रेखा के नीचे एक देश है उरुग्वे, याद रखिएगा, मकर रेखा के नीचे एक कंट्री है उरुग्वे, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि साउथ अमेरिका में जो है, साउथ अमेरिका में जो मकर रेखा के नीचे एक कौन सी कंट्री है, तो उरुग्वे कंट्री है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुम्मिलित नहीं है, कौन आपके सुम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुम्मिलित नहीं है। पिरेनील पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, तो ठीक है। अल्पस फ्रांस को इटली से अलग करता है, ये भी ठीक है, आप सभी लोग मैप में से चेक कीजिए। और उसके बाद वॉस जेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, ये भी ठीक है।
जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। तो सारे ठीक है, इसमें से कोई भी गलत आपके नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी आपके गलत नहीं हो जाएगा। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या होता है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, ठीक है। 0 से 5 डिग्री के बीच में, 0 से 5 डिग्री के बीच में जो है डोल ड्रम है। डोल ड्रम है। डोल ड्रम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखा पर जो है टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है। प्रेशर क्या होता है? अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर हवा आपके गर्म होकर ऊपर उठेगा और यहाँ पर वर्षा होगा। यहाँ पर जो है डेली वर्षा होता है 12 बजे के बाद। कहाँ पर? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। काडम पहाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है, तो ठीक है। गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत में स्थित है, ये गलत है। ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है महादेव पहाड़ी मध्य भारत में स्थित है, ठीक है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? गिरनार पहाड़ी आपके गुजरात में स्थित है, ना कि पूर्वी भारत में स्थित है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे साउथ में कौन नदी है? तो सतलज। देख लीजिए सतलज कहाँ कहाँ पर है? दू। उसके बाद सबसे ऊपर में कौन है? झेलम है। सबसे ऊपर में झेलम। तो बचा आपके ए और बी। झेलम के बाद कौन है? चेनाब है, तो 4। झेलम के बाद आपके हो जाएगा चेनाब। तो एक के बाद 4, तो बी हो जाएगा, ठीक है। बी एक के बाद 4 हो जाएगा। और 3 में आपके राबी और लास्ट में आपके सतलज, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, पहला में कौन है? सबसे उत्तर में झेलम है, उसके बाद चेनाब, राबी और सतलज है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.7% था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.7% था। 17.7% था। निम्नलिखित में से कौन आपके सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, तो ठीक है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये भी ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, ये भी ठीक है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है, ये गलत है। किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है चेनाब की एक सहायक नदी है, चेनाब नदी, यहाँ पर नोट करते हैं। चेनाब नदी की एक सहायक नदी है चंद्रा नदी, ठीक है। चंद्रा नदी पर ही जो है दुलहस्ती परियोजना स्थित है। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाएगा। और आपसे क्या बोला था कि कौन आपके सुमेलित नहीं है? तो डी आपके सुमेलित नहीं है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट, जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत सचिव का पद जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है भारत सचिव का पद बनाया गया था। भारत सचिव के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड स्टैनली थे। लॉर्ड स्टैनली, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड स्टैनली थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नोट कीजिएगा, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यहाँ पर याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हस्टिंग थे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। कांग्रेस अधिवेशन और महत्व के बारे में। फैजपुर अधिवेशन जो है गांव में अधिवेशन हुआ था, तो सही बात है। ये कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था।
लाहौर अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग करता है। तो जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन में जो है इसे क्या करना है, एक बार रुक जाइए, देखने दीजिए क्या करना है। निम्न को सुमिलित करना है, तो सुमिलित कर लीजिए। मौलिक जो फैजपुर है गांव में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1937 में हुआ था, ये तो ठीक है। लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ये कब हुआ था, 1929 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कराची में जो है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। कराची में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। दिल्ली, ये कब होता है कराची वाला, 1931 में होता है, ठीक है। दिल्ली सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता दिल्ली अधिवेशन का, तो ये सही बात है। और ये कब होता है, 1923 में होता है। एक विशेष सत्र होता है। और सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बनते हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद, नोट कीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिए। पहला का तो पहला ही हो जाएगा, दूसरा का 3 2 4, देख लीजिए, 1 3 3 2 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या आपके गलत है, तो देख लीजिए क्या कौन सा कथन आपके गलत है। इस बार आपको बताया कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है चेंज कर दिया गया है। ज़्यादातर पूछा जा रहा है सही नहीं, आपसे असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है कि इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, किनको, तो सरोजिनी नायडू को, तो सही बात है। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स है, तो ये भी ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। कब बनती है, तो आपको याद रखना है 1917 में बनती हैं। कब बनती हैं, 1917 में बनती हैं। जबकि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनती हैं, फिर से बोलते हैं, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो सरोजिनी नायडू बनती हैं। कब बनती हैं, 1925 में बनती हैं। कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनती हैं। जो सरोजिनी नायडू हैं ये कब बनती हैं, तो कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो सरोजिनी नायडू बनती हैं। 1925 में ये बनती हैं। और इसका अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो कानपुर में होता है। जबकि 1917 का जो अधिवेशन होता है ये कहाँ पर होता है, कोलकाता में होता है। और इसमें अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती हैं। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1838 में जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये जो संस्था था जमींदारों के हित का बात करता था, लैंड होल्डर सोसाइटी। बिहार के पटना में जो है 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की, तो डच यूरोपीय कंपनी ने जो है फैक्ट्री की स्थापना की है। डच के बारे में याद रखिएगा कि डच जो है बिहार से सोरा, चीनी, अफीम और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। डच जो है बिहार से सोरा, चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बिहार का अपना एक चैनल पर स्पेशल वीडियो अपलोड है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, वास्तविक नाम और उपाधि। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी बोला जाता है, ये भी ठीक है। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय बोला जाता है, ये भी ठीक है। फ़ारूक शेर को घृणित कायर बोला जाता है। तो सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अल-बर्नी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है। अल-बर्नी की किताब उल हिंद जो बुक है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, तो के दत्ता हैं। कौन है, के दत्ता हैं। निम्नलिखित में से कौन एफ जी सलाई
के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है? तो देख लीजिए, महात्मा गांधी हैं, डीजे रीड भी हैं, रामचंद्र शुक्ला नहीं है, हरिप्रसाद नारायण हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष किया गया? तो 1847 में किया गया। कब किया गया? 1847 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। और इसका नाम बदल के 2021 में क्या रखा गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कर दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कर दिया गया है। हंटर शिक्षा आयोग, विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? जो हंटर शिक्षा आयोग है ये कब आपके आता है? इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कब आता है? तो 1882 में आता है। कब आता है? 1882 में। और 1882 में वायसराय कौन होते हैं? तो लॉर्ड रिपन होते हैं। लॉर्ड रिपन होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आता है? तो 1854 में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। लॉर्ड डलहौजी होते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला? वायसराय बोला। और हमने यहाँ पर क्या बोला? भारत का गवर्नर जनरल बोला। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो कैप्टन ली ग्रैंड से हुआ था। कैप्टन ली ग्रैंड से हुआ था। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो कब से कब तक हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। और किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा किया गया था। जीडी कुमार के द्वारा किया गया था। इसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट को याद रहता है, इसे नोट कीजिएगा। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि डफरिन कांग्रेस के बारे में क्या बोलता है? तो डफरिन बोलता है कि कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। साथ ही आपको याद रखना है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस अपने क्षय रोग से मरने वाला है। ये किसका कथन है? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथों में था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो खिलाफत आंदोलन से था। खिलाफत आंदोलन से था। जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व दिया गया था। महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में आपको सजा लीजिए। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटता है? खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ता है? तो 1908 में पड़ता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। तो देख लीजिए 2-3-1 तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन जो है औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? तो कौन आपके साम्यवादी नेता नहीं था? पीसी रे। तो बी ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा। पीसी रे क्या थे? तो इनके बारे में याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है पीसी रे को। ठीक है। जबकि एस ए डांगे
सिंगारबेलू मुजफ्फर अहमद जो है औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कीजिएगा। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्षता निम्नलिखित में से बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो होम रूल लीग है इसके सचिव कौन थे, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सचिव थे वैद्यनाथ नारायण सिंह जो आपके होम रूल लीग के सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। भागलपुर में जो है 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह और भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह और भील विद्रोह। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुआंग विद्रोह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था जुआंग विद्रोह। चुआर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। सिकंदर लोदी ने जो है 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को दोबारा देखिएगा। सिकंदर लोदी ने जो 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को। किस वर्ष पटना में जो है सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर ट्रांसफ़र की थी? दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को जो है गुलबर्गा के स्थान पर जो है बीदर ट्रांसफ़र किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये ट्रांसफ़र किया गया था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा किया गया था। अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? एका बीबा और मोसे रात के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो इबादत खाना है इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया जाता है। और सभी धर्मों का अलाव कब किया जाता है? जो आपके इबादत खाना है इसमें सभी धर्मों का अलाव कब किया जाता है? तो 1578 में किया जाता है। जो अकबर है इसकी मृत्यु कब होता है? 1605 में अकबर की मृत्यु होता है। अकबर अंतिम युद्ध कौन लड़ता है? तो असीरगढ़ का युद्ध लड़ता है। असीरगढ़ का युद्ध जो है अकबर का अंतिम युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो किसके द्वारा बोला गया था? एलिफिस्टन्स के द्वारा बोला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने जो है दिल्ली में बैतुल उलीम नामक पुस्तकालय की स्थापना की? किसने जो है दिल्ली में बैतुल उलीम नामक पुस्तकालय की स्थापना की? तो किसके द्वारा किया गया था? ज़ेबू निसा के द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के द्वारा जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? तो चंदना थी। ये चंदना कौन थी? तो चंपा के शासक
दधिबाहन दधिबाहन की पुत्री थी। ठीक है, चंपा के शासक जो है दधिबाहन की पुत्री कौन थी? चंदना थी। साथ ही आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। निम्न में से कौन आपके युग में सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा क्षेत्र, संगोल क्षेत्र जो है पंजाब में स्थित है। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में, हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रभास पाटन गुजरात में स्थित है। सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पंचबीस ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचबीस ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो साम वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया था? तो किसके द्वारा ये बताया गया है? तो डी कौशाम्बी के द्वारा बताया गया है। डी कौशाम्बी जो है इतिहासकार हैं। कौन है? इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी। भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो टॉलमी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा युग आपके सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग आपके सुमेलित इसमें नहीं है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे, तो ठीक है। हुन वंश के संस्थापक तोरमन है, ये भी ठीक है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल हैं, ये भी ठीक है। चोल वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, तो गलत है। जो दंती दुर्ग किसके संस्थापक हैं? तो राष्ट्रकूट के हैं। किसके? राष्ट्रकूट के संस्थापक है। जबकि जो चोल वंश है इसके संस्थापक कौन है? विजय याला हैं। नोट कर लीजिएगा, विजय याला है, नोट कर लीजिएगा, विजय याला है। ठीक है। और दंती दुर्ग, जो दंती दुर्ग किसके संस्थापक हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? जो आपके मगध है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, उसके पीछे क्या क्या कारण है? तो कृषि अधिशेष था, तो बिल्कुल ठीक बात है। लोहे की खदानें थी, ये भी ठीक है। गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन था, ये भी ठीक है। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, तो ये भी ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने जो है हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो यशोधर्मन ने जो है हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया है। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है, तो किसे इंगित करता है? स्टैगफ्लेशन को इंगित करता है। स्टैगफ्लेशन को इंगित करता है। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर किया है? किसके आधार पर करता है, किया नहीं है, करता है। ठीक है। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो सीपीआई के आधार पर करता है। सीपीआई के आधार पर करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो लॉफर कर्व दर्शाता है। लॉफर कर्व आपके दर्शाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप सभी लोग गूगल करके इस कर्व को देख लीजिएगा। ठीक है। वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो कर्नाटक में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक में। वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निब्बल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है। किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है। अस्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 3.9% है। 3.9% है। प्रचलित मूल्यों पर जो है वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 18.8% है। इसे दोबारा देखिएगा।
प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 18.8% है। बिहार के निम्न में से किस जिले में जो है वनावरण का क्षेत्र न्यूनतम है? तो शेखपुरा में सबसे कम वन क्षेत्र है। कितना है शेखपुरा में वन क्षेत्र? तो शेखपुरा में जो है वन क्षेत्र है 1.19 वर्ग किलोमीटर है, 1.19 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्न जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही इसका अवरोही क्रम होगा, सबसे अधिक कहाँ पर है? तो कैमूर में है। कैमूर के बाद कहाँ पर है? तो जमुई में है। जमुई के बाद कहाँ है? तो नवादा में। नवादा के बाद मुंगेर में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर में कितना परसेंट है इसे याद रखिएगा, 31.56% है। उसके बाद जमुई में कितना है? तो 21.34% है। नवादा में कितना है? तो 20.72% है। मुंगेर में कितना है? तो 20.16% है। 20.16% इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट आपके शीर्ष पर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, किस केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबाड़ी केस में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि जो उद्देश्य का वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का हिस्सा है। बेरूबाड़ी केस कब होता है? तो 1960 में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1994 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, बम्बई बना यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि उद्देश्य का जो है संविधान का हिस्सा है। ठीक है, संविधान का हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबाड़ी केस में निम्न में से कौन जो है पार्लियामेंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, बिल्कुल ठीक बात है। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत था, ये गलत है, गैर सरकारी बहुमत हो सकता था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई, तो ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं था, तो ये भी गलत है। तो बी और डी गलत है, ए और सी आपके सही है। तो इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है, तो दिया गया है इसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करता है। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 4थी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 8वीं अनुसूची में जो है भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो आपके चारों में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग जो है अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग जो है अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो समानता का अधिकार। कौन? आपके समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता छुआछूत आपके 17 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 3 माह तक रखा जा सकता है। 3 माह तक रखा जा सकता है। 1 वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद का बैठक होना चाहिए, कम से कम 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, कम से कम 2 बार 6 महीने में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, गलत है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर उत्तर मौखिक दिया जा रहा है तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर उत्तर लिखित दिया जाएगा जिसमें, उसमें पूरक प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है, प्रश्न नहीं पूछा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही कौन कौन है? 1 और 3। 1 और 3 किस में? देखिए इसमें, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? इसे दोबारा देखिएगा। निम्न में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? सिंपल बात बोला जा रहा है कि अगर कोई बिल पर विवाद होता है तो वो कौन सा बिल होता है जिस पर जो है संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो देख लीजिए, साधारण विधेयक पर हो सकता है संयुक्त अधिवेशन। धन संबंधी विधेयक पर आपको पता है कि धन संबंधी विधेयक पर राज्यसभा का कोई जो राज्यसभा है उसका पावर 0 होता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इस पर भी राज्यसभा का जो शक्ति है वो आपके बराबर होता है लोकसभा के, लेकिन जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, लेकिन संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसमें से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर आपके भारित नहीं है? तो संचित निधि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आपके आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते भी आपके संचित निधि से दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते आपके संचित निधि से नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो किससे दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो संसद सदस्य होते हैं तो उससे दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते जो है संचित निधि से दिया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपकी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो देख लीजिए इसमें सही क्रम क्या होगा। सबसे ऊपर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो 4, ठीक है। उसके बाद आपके संघीय मंत्री सदस्य, उसके बाद आपके होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? इसमें से कौन जो है अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, जबकि तो शपथ किसका लेते हैं? तो लोकसभा के मेंबर का शपथ लेते हैं, ठीक है। लोकसभा के मेंबर का सदस्य लेते हैं। वर्तमान में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। इसे याद रखिएगा, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर पीसीएस एग्ज़ाम में। वर्तमान में लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति का कितना सीट है? 84 है। और अनुसूचित जनजाति का कितना सीट है? तो 47 है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप सभी लोग 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।